जातियां 18। यह थी प्राथमिक शिक्षा की स्थिति। अब सेकेंडरी शिक्षा को लेते हैं। कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2। कॉलम नंबर 2 में विद्यार्थी अपनी जनसंख्या के प्रति 1 लाख में विकसित हिंदू 3000, मुसलमान 500, मध्यवर्ती वर्ग 140, पिछड़ी जातियां 14। यह थी सेकेंडरी शिक्षा की स्थिति। अब हम कॉलेज शिक्षा को लेते हैं। कॉलम 1, कॉलम 2। कॉलम 2 विद्यार्थी अपनी जनसंख्या के प्रति 2 लाख में विकसित हिंदू 1000, मुसलमान 52, मध्यवर्ती वर्ग 14, पिछड़ी जातियां 0 या लगभग 1 अगर है भी तो यह है पिछड़ी जातियों की कॉलेज शिक्षा की स्थिति, जबकि उनकी कुल जनसंख्या लगभग 37.5 लाख है। महोदय, इन आंकड़ों से 2 निष्कर्ष निकलते हैं। एक, शिक्षा के मामले में विभिन्न जातियां एक समान नहीं है। इनसे एक और बात भी मालूम होती है जिसकी ओर मैं सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं, वह यह है कि शिक्षा के मामले में मुसलमान आगे निकल गए हैं। महोदय, यह काल्पनिक विवरण नहीं है। मैंने जो आंकड़े इस सदन के सामने प्रस्तुत किए हैं वे पब्लिक इंस्ट्रक्शन फॉर बॉम्बे के निदेशक की 1923-24 की रिपोर्ट से लिए गए हैं और इस तर्क के समर्थन में सर इब्राहिम रहीमतुल्लाह जैसे विख्यात व्यक्ति की राय को पेश कर रहा हूं, जिन्होंने मुस्लिम सम्मेलन के अध्यक्ष पद से बोलते हुए यही टिप्पणी की थी। यह याद रहे कि मैं यह वक्तव्य सरकार ने मुसलमानों की शिक्षा के लिए जो प्रयत्न किए हैं उनमें दोष निकालने के लिए या ईर्षा भाव से नहीं दे रहा हूं। मैं यहाँ केवल इस बात पर जोर देना चाहता हूँ कि यह देश विभिन्न जातियों से मिलकर बना है। इन सभी जातियों का समाज में स्थान और विकास एक समान नहीं है। अगर इन सबको एक स्तर पर लाना है तो इसका एकमात्र समाधान असमानता के सिद्धांत को अपनाना और स्तर से नीचे वालों के प्रति अनुकूल बर्ताव करना है। मैं जानता हूं कि ऐसे लोग भी हैं जो मेरी इस बात का विरोध करते हैं और समानता के सिद्धांत का समर्थन करते हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार ने मुसलमानों के संबंध में इस सिद्धांत को लागू करके अच्छा किया है। मैं ईमानदारी से विश्वास करता हूं कि ऐसे लोगों के साथ समान व्यवहार करना जो स्वयं असमान है, अगर सरल शब्दों में कहें तो उनकी ओर उदासीन रहना और उनकी उपेक्षा करना है। मेरी एक ही शिकायत है कि सरकार ने अभी तक इस सिद्धांत को पिछड़ी जातियों के लिए लागू करने योग्य नहीं समझा है। आर्थिक या सामाजिक दृष्टि से पिछड़ी जातियों जिस तरह बाधित हैं उस तरह कोई भी दूसरी जाति नहीं है। इसलिए मेरा ख्याल है कि उनके लिए सहानुभूति पूर्ण रवैया का सिद्धांत अपनाया जाए। जैसा कि मैंने बताया है कि पिछड़ी जातियों की स्थिति मुसलमानों से बहुत खराब है और मेरा केवल यही निवेदन है कि सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार के वे सबसे अधिक हकदार हैं और उन्हें वास्तव में यह मिलना चाहिए। तो इस मामले में सरकार द्वारा मुसलमानों की अपेक्षा पिछड़ी जातियों की ओर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। यही यह प्रश्न है जिसे मैं मुख्य रूप से सदन के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं और माननीय शिक्षा मंत्री से आग्रह करना चाहता हूं कि वह वही पद्धतियां और सिद्धांत पिछड़ी जातियों के उत्थान के लिए अपनाएं जो मुसलमानों के उत्थान के लिए अपनाए गए हैं। महोदय, मैं मंत्री महोदय का ध्यान 1882 के शिक्षा आयोग की रिपोर्ट पर 1885 में भारत सरकार द्वारा जारी किए गए निर्देशों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। रिपोर्ट में मुसलमानों के लिए शिक्षा में सुधार करने के लिए
कई प्रस्ताव किए गए थे। भारत सरकार ने जिस प्रस्ताव पर जोर दिया था वह यह था कि एक विशेष निरीक्षक वर्ग की नियुक्ति की जाए जो मुसलमानों की शिक्षा की आवश्यकताओं को देखे और मुसलमानों को समझाए कि उनके लिए शिक्षा क्यों आवश्यक है। मैं समझता हूँ कि दलित वर्गों की शिक्षा की देखभाल करने के लिए भी विशेष निरीक्षक वर्ग की उतनी ही आवश्यकता है। महोदय, मैं कहना चाहता हूँ कि प्राथमिक शिक्षा अधिनियम बहुत गलत है। शायद माननीय सदस्य इस संबंध में मुझसे सहमत नहीं होंगे, लेकिन मैं कहता हूँ कि वह गलत है। यह दुगना गलत है। यह इसलिए गलत है क्योंकि शिक्षा का दायित्व उनको दिया गया है जिनको यह समझने का पर्याप्त ज्ञान नहीं है कि शिक्षा अत्यंत आवश्यक है। इस परिषद में ऐसे लोग नहीं हैं जो शिक्षा की आवश्यकता को समझते हैं। स्थानीय बोर्डों के सदस्य इतने अधिक अशिक्षित हैं कि वे नहीं समझते कि शिक्षा अत्यंत आवश्यक है। इसलिए मेरा कहना है कि इस परिषद ने शिक्षा का दायित्व उन लोगों को सौंप कर जो शिक्षा के प्रति उपेक्षा का भाव रखते हैं बहुत गलत काम किया है। इतना ही नहीं, शिक्षा को स्थानीय बोर्डों को सौंपना गलत है क्योंकि इससे उन कंधों पर बोझ डाल दिया गया है जो उसे संभाल नहीं सकते। महोदय, हम सब समझते हैं कि जनता की शिक्षा पर बहुत खर्च होता है और अगर उस भारी खर्च को कोई संस्था उठाने में समर्थ है तो यह परिषद ही है जिसकी आय 15.5 करोड़ रुपया है। स्थानीय निकाय जिनकी आय कुछ लाख रुपयों की ही है इस योग नहीं है। महोदय, मैं महसूस करता हूँ कि इस परिषद ने शिक्षा को स्थानीय निकायों को सौंपकर जनता में शिक्षा के प्रसार को वास्तव में अनिश्चित काल तक स्थगित कर दिया है और उसकी यह बहुत बड़ी गलती है। महोदय, मैं जो कुछ कहना चाहता हूँ यह तो उसकी प्रारंभिक तैयारी है। यथा इस गलती से सबसे ज्यादा हानि दलित वर्गों की हुई है। स्थानीय स्वायत्त शासन के माननीय मंत्री के प्रति पूर्ण आदर भाव रखते हुए मैं यह कहने के लिए विवश हूँ कि उनके स्थानीय बोर्ड किसी संग्रहालय के संपत्ति गृहों के ढंग पर बने हैं जहाँ प्रबंधन का उद्देश्य हर प्रकार के नमूने के लिए अपने संग्रहालय में जगह बनाना है। महोदय, हर स्थानीय निकाय में दलित वर्गों के लिए एक ही प्रतिनिधि का प्रबंध है। इन वर्गों का केवल एक ही प्रतिनिधि रखने की क्या उपयोगिता है, यह बात मेरी समझ में नहीं आती। उदाहरण के तौर पर अगर स्थानीय बोर्ड में दलित वर्गों का प्रतिनिधि चाहे कि वे स्थानीय बोर्ड से ऐसी नीति पास करा लें जो दलित वर्गों के हित में है तो उसके प्रयत्न व्यर्थ ही रहेंगे। बात साफ है कि 10-12 सदस्यों के निकाय में एक व्यक्ति का कोई महत्व नहीं है। मेरे पास प्रेसिडेंसी के सभी भागों से शिकायतें आती रहती हैं कि वर्तमान शासन के अंतर्गत दलित वर्ग अपने को अत्यंत दयनीय स्थिति में महसूस करते हैं। वे ऐसे लोगों से घिरे हुए हैं जो उनकी महत्वाकांक्षाएं या उनकी विकास और प्रगति की इच्छाओं में किसी तरह भागीदार नहीं बन सकते। इसलिए मेरा कहना है कि इस बात की और भी अधिक आवश्यकता है कि सरकार किसी निरीक्षक एजेंसी को अपने सीधे नियंत्रण में नियुक्त करे जो यह देखे कि वे निकाय जिनको शिक्षा जैसा महत्वपूर्ण काम सौंपा गया है दलितों की उपेक्षा न करें। दलितों के बारे में दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूँ कि पिछड़ी जातियों की छात्रवृत्ति देने के लिए बजट में कुछ धन अलग रखा गया है। महोदय, बजट में प्रयुक्त पिछड़ी जातियों शब्द का अर्थ मेरी समझ में नहीं आया है। यह बहुत ही अच्छा होता अगर माननीय मंत्री द्वारा उन्हीं शब्दों का चयन किया जाता जो पब्लिक
इंस्ट्रक्शन के निदेशक ने अपनी रिपोर्ट में किया है। मैं यह भी चाहता हूं कि वह हर जाति के लिए जिन्हें वह पिछड़ी जातियां शब्दावली में सम्मिलित करना चाहते हैं अलग से निश्चित धनराशि नियत करें। तब हम यह जान पाएंगे कि मध्यवर्ती हिंदुओं, पिछड़े हिंदुओं और मुसलमानों की प्रगति साल दर साल कैसे हो रही है। आजकल हम सबको एक समान माना गया है, जबकि वास्तव में ऐसा मानने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि हम जितना चाहें कह लें कि हम एक हैं, हम निश्चित रूप से एक दूसरे से अलग हैं। तीसरा मुद्दा जिसका मैं उल्लेख करना चाहता हूं और मुझे आशा है कि माननीय मंत्री इस पर भली भांति विचार करेंगे, वह है दलित जातियों के लड़कों को छात्रवृत्ति देने की पद्धति। सहायता के रूप में छात्रवृत्ति किसी भी प्रकार की सहायता न होने से बेहतर है। फिर भी मेरे माननीय मित्र शिक्षा मंत्री मेरी यह बात मान लें कि मेरी पूछताछ और मेरे अनुभव बताते हैं कि छात्रवृत्ति देने की जो पद्धति है वह वास्तव में सरकारी धन की बर्बादी है। दलित वर्ग के बच्चों के माता पिता इतने गरीब और अनभिज्ञ हैं कि वे यह नहीं समझ पाते कि सरकार द्वारा दी गई सहायता वास्तव में उनके बच्चों को शिक्षित बनाने के लिए है। वे छात्रवृत्ति को अपने खर्च को पूरा करने वाली सहायता के रूप में लेते हैं। एक प्रकार से यह छात्रवृत्ति बच्चे की शिक्षा के काम नहीं आती, जो कि उसका प्रथम उद्देश्य है। महोदय, दूसरी बात यह है कि मुझे अनुभव है कि छात्रवृत्ति से लड़का अपने लक्ष्य तक कभी नहीं पहुंच सकता। इसके विभिन्न कारण हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि दलित वर्ग का लड़का बुरे माहौल में पलता है। एक माननीय सदस्य, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भगवान ही जाने। वह ऐसी परिस्थितियों में पलता है जो किसी भी तरह से वांछनीय नहीं है। जब किसी लड़के को छात्रवृत्ति मिल जाती है तो वह हर प्रकार के बुरे प्रभावों का शिकार हो जाता है। उचित दिशा निर्देशन के अभाव में उसे पढ़ाई छोड़ देनी पड़ती है और इस प्रकार उस पर खर्च होने वाला धन बेकार हो जाता है। इसलिए मैं माननीय मंत्री को सुझाव देना चाहता हूं कि क्या यह बेहतर नहीं होगा कि वह इस धन का उपयोग छात्रावासों की अभिवृद्धि के लिए करें, जिसे या तो सरकार खुद बनाए चलाए या यह काम पिछड़ी जातियों की शिक्षा को बढ़ावा देने वाली निजी संस्था करें। महोदय, इससे दोहरी बचत होगी। सबसे पहली बात तो यह है कि छात्रावास लड़कों को गंदे माहौल से दूर रखता है, उसे प्रभावी निरीक्षण उपलब्ध होता है और जब छात्रावास की व्यवस्था निजी संस्था द्वारा की जाएगी तो सरकारी धन की कुछ बचत होगी। महोदय, मेरे पास बोलने के लिए जो थोड़ा समय शेष है उसमें मैं 3 सुझाव ही देना चाहता हूं। मुझे आशा है मेरे माननीय मित्र शिक्षा मंत्री इन पर ध्यान पूर्वक विचार करेंगे और इस मामले में आवश्यक कार्रवाई करेंगे। अध्याय 4 बम्बई विश्वविद्यालय अधिनियम संशोधन विधेयक। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अध्यक्ष महोदय, मैंने अपने माननीय मित्र बम्बई विश्वविद्यालय के सदस्य का भाषण बहुत रुचि के साथ सुना है। उन्होंने अपने 1 घंटा 20 मिनट के भाषण में विषय पर इतना विस्तार पूर्वक खुलासा किया है कि मुझे लगता है कि मेरे पास बोलने के लिए कुछ है ही नहीं। लेकिन मैं अपने को भी सौभाग्यशाली मानता हूं कि एक दृष्टिकोण है जिसे ना तो मेरे माननीय मित्र विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि ने और ना ही इस महत्वपूर्ण विधेयक पर जिस पर आज हम बहस कर रहे हैं हमें सलाह